जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी लेकर आया हूं। एक ऐसी कहानी जिसे जब पहली बार पढ़ा तो कई दिनों तक हृदय और मस्तिष्क के गलियारों में एक कहानी बार बार घूमती रही। अटूट देश प्रेम, महान त्याग, सर्वोच्च बलिदान, अडिग आदर्श और आकाश से भी ऊंचे संकल्पों की इस कहानी के नायक हैं 63 दिन तक भूख हड़ताल करके भारत की स्वतंत्रता के लिए तिल तिल कर मिट जाने वाले अपने समय के दधीची अमर बलिदानी जतिन दास। दोस्तों, जतिन दास का जन्म हुआ 27 अक्टूबर 1904 को और 13 सितंबर 1929 को वे शहीद हो गए। इस तरह इस दुनिया में जतिन दास सिर्फ 24 साल 10 महीने और 17 दिन रहे, लेकिन इतने कम समय में भी भारत की आजादी के संघर्ष में उनका योगदान इतना बड़ा है कि उसे एक वीडियो में समाहित करना संभव नहीं। इसलिए हम उनके जीवन के आखिरी 3 महीनों के बारे में ही बात करेंगे। 14 जून 1929 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के संबंध में कोलकाता से जतिन दास गिरफ्तार किए गए। 16 जून को उन्हें लाहौर लाया गया। इस मुकदमे में भगत सिंह सहित कुल 16 क्रांतिकारियों पर मुकदमा शुरू होने जा रहा था, जो 10 जुलाई 1929 को सेंट्रल जेल में ही स्पेशल मैजिस्ट्रेट श्री किशन की अदालत में शुरू हुआ। उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लाहौर सेंट्रल जेल में ही कैद थे, जबकि जतिन दास सहित बाकी सभी क्रांतिकारी साथी बोस्टल जेल में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जेल में बेहतर सुविधाओं की मांग करते हुए 15 जून से ही भूख हड़ताल शुरू कर रखी थी। इनके समर्थन में 30 जून 1929 का दिन देश भर में भगत सिंह दिवस के रूप में मनाया गया था। 10 जुलाई को जब भगत सिंह को स्ट्रेचर पर अदालत में लाया गया तो उनकी हालत देखकर सभी साथी क्रांतिकारियों की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने भी भूख हड़ताल शुरू करने का निश्चय कर लिया। भगत सिंह और जतिन दास दोनों ही भावनाओं में बहकर भूख हड़ताल शुरू करने के विरोध में थे। जतिन दास को भूख हड़ताल का पुराना अनुभव था। उनका कहना था कि भूख हड़ताल शुरू करके तिल तिल करके मरना पुलिस की गोली या फांसी चढ़कर मरने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि एक बार शुरू होने के बाद मांगे मानी जाने से पहले भूख हड़ताल तोड़ी नहीं जा सकती, इसलिए सभी साथी पहले अपने आप को तोल कर देख लें। जो साथी भूख हड़ताल के दौरान प्रचुर पीड़ा सहते हुए धीरे धीरे मरने को तैयार हों, केवल वे ही भूख हड़ताल शुरू करें। 3 दिन खूब विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार 13 जुलाई से बोस्टल जेल में भी क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उसी दिन अदालत में इसकी घोषणा भी कर दी गई। कुछ दिन तो जेल अधिकारियों ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बात बढ़ने लगी तो अनशन तुड़वाने के लिए इनकी कोठरियों में बड़ा स्वादिष्ट और सुगंधित खाना रखना शुरू कर दिया। लेकिन हड़तालियों का इरादा नहीं बदला। तब पानी के मटकों में पानी की जगह दूध भरवा दिया ताकि प्यास से व्याकुल होकर क्रांतिकारी पानी की जगह दूध पी लें और भूख हड़ताल स्वतः ही टूट जाए। लेकिन जब इन लोगों ने दूध के मटके तोड़ने शुरू कर दिए, तब जाकर जेल प्रशासन ने पानी देना शुरू कर दिया। लेकिन अनशन जारी रहा। आखिरकार 11वें दिन जेल अधिकारियों ने जबरदस्ती खिलाना शुरू कर दिया। इस काम के लिए 2 डॉक्टर, 1 जेल अधिकारी और 10 लंबे तगड़े हट्टे कट्टे वार्डर काम पर लगा दिए गए। वे वार्डर इनमें से एक एक को पकड़कर नीचे पटक देते और तब तक नहीं हिलने देते जब तक डॉक्टर मुंह या नाक से रबड़ की नली डालकर पेट में एक निश्चित मात्रा में तरल भोजन नहीं भर देते। 26 जुलाई 1929 को जेल अधिकारियों ने जतिन दास के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। वार्डरों ने जतिन दास को पटक कर काबू कर लिया और डॉक्टर ने नली मुंह में डाल दी। जतिन दास ने दांतों से नली को दबा लिया, जिससे गुस्से से पागल डॉक्टर ने दूसरी नली उनके नाक से डाल दी। जतिन दास का दम घुटने लगा, लेकिन उन्होंने मुंह खोले बगैर ही दूसरी नली को भी पेट में जाने से रोकने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि नली पेट में ना जाकर उनके फेफड़ों में चली गई। उनकी आंखें उलट गई
और डॉक्टर ने बेरहमी से उनके फेफड़ों को ही दूध से भर दिया। सेहत खराब हो गई। 27 जुलाई को जेल प्रशासन ने आईजी प्रिजन्स को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें लिखा था कि कल जतिन दास ने बलपूर्वक खिलाने का बहुत ज्यादा प्रतिरोध किया और वे बेहोश हो गए। वे मुंह से भोजन या दवा कुछ भी लेने को तैयार नहीं हैं। उन्हें खतरनाक रूप से बीमार समझा जाए। ये रिपोर्ट जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्फिडेंशियली आईजी जेल को भेजी थी। दोस्तों, जतिन दास के छोटे भाई किरण दास भी 21 जून से ही लाहौर में डेरा डाले हुए थे। जब उनकी मुलाकात जतिन दास से हुई तो उन्होंने अपने बड़े भाई को समझाया कि विम्टो, जो एक तरह का कोल्ड ड्रिंक होता था, कुछ दिन जिंदा रहने के लिए विम्टो ले लें। किरण दास के बार बार समझाने पर जतिन दास मान गए। इससे उत्साहित होकर डीआईजी जेल ने किरण दास से जेल में जतिन दास के साथ रहकर उनकी देखभाल करने का अनुरोध किया। क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ सान्याल अपनी पुस्तक सरदार भगत सिंह में लिखते हैं कि जतिन दास की हालत बिगड़ने पर 28 जुलाई को भगत सिंह ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा बोस्टल जेल में बंद अपने भूख हड़ताली साथियों तक संदेश भिजवाया कि आप लोग भूख हड़ताल छोड़ दें। भूख हड़ताल मैंने और बटुकेश्वर दत्त ने शुरू की थी और हम ही इसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जतिन दास भला कहां मानने वाले थे। जेल की 2 अगस्त की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लिखा गया कि जतिन दास की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें बिना बताए विम्टो में थोड़ा सा ग्लूकोज, ब्रांडी और अंगूर का जूस मिलाकर दिया गया। वे 8-9 दिन और जीवित रह सकते हैं। यह कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जेल एडमिनिस्ट्रेशन की है। तब कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर गोपीचंद भार्गव जतिन दास से मिलने जेल गए। उन्होंने जतिन दास से पूछा, आप दवा क्यों नहीं ले रहे? उत्तर मिला, मैं मरना चाहता हूं। डॉक्टर गोपीचंद ने पूछा, क्यों? जतिन दास का उत्तर था, अपने देश के लिए, राजनीतिक बंदियों की दशा को सुधारने के लिए। ऐसे संकल्प के साथ मृत्यु की साधना कर रहे थे जतिन दास। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 5 अगस्त की जेल रिपोर्ट में कहा गया कि जतिन दास की हालत और बिगड़ गई है। उनकी टांगों में हलचल नहीं है, वे केवल सादा पानी पी रहे हैं। 6 अगस्त को पंजाब के गवर्नर ने भारत सरकार को बताया कि पिछली रात जतिन दास की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। भगत सिंह ने जतिन दास को दवा लेने के लिए मनाया। उनकी हालत की खबर अखबारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सरकार नहीं चाहती थी कि देश को यह सब मालूम हो। 12 अगस्त को वायसराय ने लंदन भेजे टेलीग्राम में लिखा कि भूख हड़तालियों के प्रति जनता में सहानुभूति बढ़ती जा रही है। जिन तबकों में इसकी आशा नहीं थी वहां भी बढ़ रही है। और यह सहानुभूति केवल पंजाब तक सीमित नहीं, इस बात के पक्के सबूत हैं कि जन भावनाओं का उभार पूरे भारत में फैल रहा है। एक भी अभियुक्त की मृत्यु होने पर स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। दोस्तों, इन्हीं दिनों डॉक्टर गोपीचंद भार्गव और भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह बोस्टल जेल में बंद जतिन दास और दूसरे अनशनकारी साथियों से मिले। बाहर आकर इन्होंने बताया कि बलपूर्वक खाना खिलाए जाने के कारण अधिकांश क्रांतिकारियों के शरीर पर चोट के निशान थे। जतिन दास की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। कितनी यातना सहनी पड़ रही थी। आखिरकार पंजाब सरकार ने 16 अगस्त को जेल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। इससे भगत सिंह और उनके साथियों की मांगों के माने जाने की आशा जगी। 21 अगस्त को पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जतिन दास से मिलने जेल गए। दोस्तों, जेल अधिकारियों को पता था कि जतिन दास भगत सिंह की बातों का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए लाहौर सेंट्रल जेल से उन्हें लाया गया। ऐसी ही एक पुरानी घटना का जिक्र जितेंद्र नाथ सान्याल अपनी पुस्तक सरदार भगत सिंह में करते हैं और अपनी पुस्तक संस्मृतियों में शिव वर्मा भी उसी घटना का उल्लेख करते हैं। हुआ यूं था
कि जतिन दास की हालत बिगड़ती जा रही थी, शरीर में विष फैल रहा था। डॉक्टर उन्हें एनीमा देना चाहते थे, लेकिन जतिन दास उसके लिए राजी नहीं थे। ना तो वे बोस्टल जेल में बंद अपने साथियों की ही बात मान रहे थे और ना ही कांग्रेस के नेताओं और डिफेंस कमेटी के सदस्यों का अनुरोध किसी काम आ रहा था। तब किसी ने पंजाब के गवर्नर को सुझाव दिया कि जतिन दास अगर किसी की बात मान सकते हैं तो वे हैं केवल भगत सिंह। तब भगत सिंह को सेंट्रल जेल से लाया गया और उनके अनुरोध पर जतिन दास एनीमा को तैयार हो गए। डॉक्टर का कहना था कि एनीमा के कारण उनका जीवन और 15 दिन बढ़ गया। जब भगत सिंह के कहने पर जतिन दास एनीमा को तैयार हो गए तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल खान साहब खैरदीन ने जतिन दास से पूछा, आपने किसी की बात नहीं मानी परंतु भगत सिंह के अनुरोध को आपने नहीं ठुकराया, ऐसा क्यों? तब जतिन दास ने उत्तर दिया, खान साहब आप नहीं जानते भगत सिंह कितना बहादुर आदमी है, मैं उसकी बात कैसे टाल सकता हूं। लिहाजा 21 अगस्त को फिर से जतिन दास को मनाने के लिए भगत सिंह को दोबारा लाया गया। उस दिन पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, भगत सिंह और जतिन दास के बीच जो बातचीत हुई, मेरे दोस्तों उसको सुनकर दिमाग घूम जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन ने पूछा, आप कैसे हैं? उत्तर मिला, बिल्कुल ठीक हूं। पुरुषोत्तम दास ने आगे कहा, आपको कुछ दिन और जीवित रहने की कोशिश करनी चाहिए। जतिन दास का उत्तर था, मैं जीवित ही हूं। टंडन जी ने पूछा, बिना दवा या पोषण के आप कैसे जीवित रह सकते हैं? जतिन दास ने कहा, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, चूंकि सरकार ने जेल इंक्वायरी कमेटी का गठन कर दिया था, इसलिए उनकी मांगों के मान लिए जाने की आशा बनी थी और इसी आधार पर ये लोग जतिन दास को कुछ दिन और जीवित रहने का आग्रह कर रहे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ने सलाह दी, आपको डॉक्टर गोपीचंद का कहा मान लेना चाहिए। आप भले ही पोषण ना लें पर कुछ दवा तो ले लीजिए ताकि 15 दिन तक जीवित रह सकें और अपने महान कष्टों के सुखद परिणाम देख सकें। जतिन दास का साफ साफ कहना था, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कष्टों को और लंबा खींचना। तब भगत सिंह बीच में आए और बोले, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि पिछली बार तुमने मेरी प्रार्थना मान ली थी और तब तुम एनीमा लेने के लिए तैयार हो गए थे। इस पर जतिन दास ने नाराज होते हुए भगत सिंह से कहा, मैंने पिछली बार तुम्हारी बात मान ली थी पर अब तुम दोबारा क्यों आ गए? अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तब भगत सिंह का बचाव करते हुए पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर गोपीचंद भार्गव ने कहा, ये अपनी मर्जी से नहीं आए, ये तो हमारे अनुरोध पर आए हैं। दोस्तों, क्रांतिकारी दल HSRA में सरदार भगत सिंह से ज्यादा जतिन दास किसी का आदर नहीं करते थे और सबसे ज्यादा आत्मीयता भी उनकी भगत सिंह के साथ ही थी। परंतु अब वे भगत सिंह से नाराज थे क्योंकि ना वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते थे और ना ही अपने सबसे सम्मानित साथी को ना कह सकते थे। जतिन दास बोले, भगत सिंह, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। भगत सिंह ने अपने प्यारे साथी को समझाते हुए कहा, मैं यहां इन महानुभावों के अनुरोध पर आया हूं और तुमसे प्रार्थना करता हूं कि केवल 15 दिन जीवित रहने की कोशिश करो। थोड़ा सा और खींचो ताकि अपने संघर्ष का परिणाम देख सको। यदि हमारी मांगे मान ली गई तो ठीक है, वरना तुम अकेले नहीं, हम सब साथ मरेंगे। जतिन दास ने बात टालते हुए भगत सिंह से पूछा, जब वे तुम्हें बलपूर्वक खाना खिलाते हैं तुम क्या करते हो? भगत सिंह बोले, मुझसे जितना बन पड़ता है उतना प्रतिरोध करता हूं, परंतु वे मुझे जबरदस्ती खिलाने में कामयाब हो जाते। ऐसे तो मैं और 2 साल तक जीवित रह सकता हूं। बात को हल्का बनाते हुए भगत सिंह ने कहा कि मेरी नाक बड़ी है ना, वे आसानी से नली डाल देते हैं और मुझे खिला देते हैं। तब पुरुषोत्तम दास टंडन ने जतिन दास से कहा, आपको जेल के डॉक्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए पर डॉक्टर गोपीचंद का भरोसा तो कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं ये केवल आपको दवाइयां ही देंगे ताकि और 15 दिन आप जीवित रह सकें। दोस्तों, सभी लोग उनसे केवल 15 दिन जीवित रहने के लिए कह रहे थे, जैसे सबको विश्वास था कि सरकार उनकी मांगे मान लेगी।
इस पर जतिन दास ने कहा, आपके कहे अनुसार मैंने एनीमा ले लिया था ना, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, पर मैं पानी के सिवा कुछ नहीं लूंगा। जतिन दास अपनी जिद पर अड़े थे। भगत सिंह को फिर बोलना पड़ा, लेकिन तुम केवल पानी के सहारे जीवित नहीं रह सकते, तुम्हें कुछ तो पोषण लेना होगा। भगत सिंह ने बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यह अंतिम बार है, आज मेरी बात मान लो, मैं फिर कभी भी तुम्हें खाने के लिए नहीं कहूंगा। आखिरकार जतिन दास भगत सिंह की बात मान गए और कहा कि दवा लेंगे, और वो भी डॉक्टर गोपीचंद से ही, जेल के डॉक्टर से नहीं। इस तरह कुछ दिन और सांसों के चलते रहने का इंतजाम हो गया। हालांकि उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे करवट भी नहीं ले पा रहे थे। 24 अगस्त को जतिन दास ने जेल सुपरिंटेंडेंट मेजर ब्रिग्स को अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि मेरी लाश मेरे भाई किरण दास को दे दी जाए, ताकि मेरा अंतिम संस्कार कलकत्ता के केवरा तला शमशान घाट पर कर सकें, जहां मेरी मां और मेरी छोटी बहन का हुआ था। फिर अपने भाई किरण से कहा, कलकत्ता तक की यात्रा उस रेलगाड़ी से हो जो दिल्ली होते हुए जाती हो, ताकि देश की राजधानी के लोग अंग्रेजी राज की क्रूरता को देख सके। बड़ी हैरान कर देने की बात है दोस्तों, जतिन दास को मृत्यु का लेश मात्र भी भय नहीं था, बल्कि वे तो अपनी लाश को भी क्रांति का हथियार बनाने की योजना बना रहे थे। वे जानते थे कि लाहौर से दिल्ली होते हुए जब उनका पार्थिव शरीर कलकत्ता पहुंचेगा, तो देश भर में अंग्रेजी राज के विरुद्ध जबरदस्त माहौल बनेगा। 31 अगस्त को डॉक्टर गोपीचंद भार्गव और भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह फिर जतिन दास से मिले, क्योंकि अब उन्होंने दवा लेना फिर से बंद कर दिया था। डॉक्टर गोपीचंद ने कहा, आपने अपना वादा तोड़ दिया। जतिन दास ने उत्तर दिया, मैंने वादा निभाया है, मैंने कहा था कि 14 दिन तक खींच लूंगा। तब डॉक्टर गोपीचंद ने कहा, अभी 14 दिन नहीं हुए हैं। जतिन दास बोले, 4 सितंबर को हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है तब तक नहीं मरूंगा। ऐसा लगता है जैसे कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे हैं और अपनी सांसों को मुट्ठी में भींचे युद्ध समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह महाभारत नहीं था। अंग्रेजों ने इनके साथ फिर से छल किया था। उन्हीं दिनों की एक घटना का जिक्र शिव वर्मा करते हैं। वे कहते हैं कि एक दिन जतिन दास अपने सभी साथियों को अपने पास बुलाया और किरण दास के लाए बिस्कुट्स में से एक एक बिस्कुट सभी साथियों को अपने हाथों से देते हुए कहा कि हम भूख हड़ताल नहीं तोड़ रहे हैं, ये हमारा अंतिम सहभोज है, हमारे प्यार का प्रतीक। जतिन दास जानते थे कि अब उन्हें कभी भी इनके साथ बैठकर खाने का अवसर नहीं मिलेगा। जब जतिन दास की हालत और बिगड़ने लगी तो उन्होंने किरण को काजी नजरुल इस्लाम की प्रसिद्ध कविता बोलो बीर, बोलो उन्नतो ममशीर, बोलो बीर सुनाने को कहा। बुझने से पहले दीपक की फड़फड़ाती लो के समान उस रात वे देर तक सबसे बात करते रहे। जेल इंक्वायरी कमेटी के सदस्य जेल में भूख हड़तालियों से मिलने गए और भूख हड़ताल समाप्त करने पर उनकी सभी मांगों को सहानुभूति पूर्वक मान लेने और जतिन दास को बिना शर्त रिहा करने का भरोसा दिलाया। इसलिए जतिन दास को छोड़कर बाकी सभी ने 2 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल स्थगित कर दी। लेकिन धोखा हाथ लगा। जतिन दास को बिना शर्त रिहा नहीं किया जा रहा था, बल्कि जगदीश चंद्र नाम के किसी व्यक्ति को उनका जमानती बनाकर उन्हें जमानत पर छोड़ा जा रहा था। और इस बात के लिए ना जतिन दास तैयार थे, ना उनके भाई किरण दास। जब भगत सिंह को इस धोखे का पता चला तो 4 सितंबर 1929 को उन्होंने दोबारा भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल स्थगित करने का निर्णय भी तो उन्होंने अपने प्यारे अनमोल साथी जतिन दास के जीवन को बचाने के लिए ही किया था। और जब उन्हें बचा ही नहीं पा रहे तो फिर भूख हड़ताल क्यों तोड़े? दोस्तों, रेलवे ने लाश को दिल्ली से कोलकाता ले जाने को मंजूरी तो दे दी, पर इसके लिए एडवांस के रूप में 600 रुपए मांगे।
किरण दास ने रुपयों की व्यवस्था के लिए कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस को लिखा। उन्होंने तुरंत 600 रुपये मनी ऑर्डर के द्वारा भिजवा दिए। जब इस बात की खबर पंजाब के लोगों को हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों ने किरण दास से निवेदन किया कि सुभाष जी के भेजे रुपए वापस कर दें। जतिन दास की अंतिम यात्रा की व्यवस्था पंजाब के लोग खुद करेंगे। पंजाब के लोगों के अपार स्नेह और आदर से अभिभूत होकर किरण दास ने रुपए सुभाष चंद्र बोस को वापस भिजवा दिए। यह राष्ट्रीय एकता और प्रेम का अनुपम उदाहरण था। 10 सितंबर 1929 को अखबारों में खबर छपी कि जतिन दास के शरीर में कोई हरकत नहीं है, ना वो बोल पा रहे हैं, ना ही उन्हें दिखाई दे रहा है। 12 सितंबर 1929 को सेंट्रल जेल में भगत सिंह ने सरकारी वकील कलंदर अली खान से पूछा, जतिन दास मृत्युशैया पर हैं, सरकार ने उन्हें रिहा क्यों नहीं किया? सरकारी वकील ने उत्तर दिया कि सरकार उन्हें जमानत पर छोड़ने को तैयार है। इस पर भगत सिंह ने सरकारी वकील को डांटते हुए कहा, जमानत पर रिहाई कोई क्यों स्वीकार करेगा? क्या सरकार उन्हें बिना शर्त रिहा नहीं कर सकती जिससे उनकी जान बचाई जा सके? जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए तब दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। जो व्यक्ति डेथ बेड पर हो वो उड़कर कहीं चला तो नहीं जाएगा। आखिरकार 13 सितंबर 1929 का दिन आ गया। आंखों के आगे छाए मौत के कोहरे के पार उन्होंने अपनी धुंधली निगाहों से अपने अनुज किरण की ओर देखा। किरण स्थित प्रज्ञ थे और मुस्कुरा रहे थे। जतिन ने धीरे से बोलते हुए अपना अंतिम संदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय अधिक हूं, बंगाली कम। मैं नहीं चाहता कि मेरा शव लाहौर की काली बाड़ी ले जाया जाए। वही करना जो मेरे आदरणीय पंजाब के लोग करना चाहें। इसके बाद जतिन दास महाप्रयाण के लिए चलने लगे। सांसें ठहरने लगी। किरण दास और विजय कुमार सिन्हा ने पहले जतिन दास का प्रिय गीत एकला चलो रे और बाद में वंदे मातरम गाया। अंततः दोपहर 1 बजे मां भारती का यह वीर बेटा सभी बंधनों से मुक्त हो गया। किरण दास ने प्रशासन से निवेदन किया कि जतिन दास के अंतिम दर्शनों के लिए सेंट्रल जेल से उनके सर्वाधिक प्रिय क्रांतिकारी साथी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आने की अनुमति दे दें। लेकिन अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ दी। ऐसा नहीं हो सका। आखिरकार 4:30 पर जतिन दास के पार्थिव शरीर को जेल से बाहर लाया गया। वहां हजारों की संख्या में लोग अपने लाडले के अंतिम दर्शनों के लिए खड़े थे। पहले एक फोटो लिया गया, फिर गुलाब के फूलों से अर्थी को ढक दिया गया। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, डॉक्टर मोहम्मद आलम, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, सरदार शार्दुल सिंह कवेसर, लाला दूनीचंद के कंधों पर जतिन दास की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला देवी और दुर्गा भाभी नंगे पांव पीछे पीछे चल रही थी। जैसे जैसे शव यात्रा आगे बढ़ रही थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी और 50,000 से ज्यादा लोग साथ चल रहे थे। बोस्टल जेल से दिल्ली गेट पहुंचने में ही 5 घंटे लग गए थे। रास्ते में दोनों ओर हजारों महिलाएं और बच्चे घरों की छतों से पुष्प वर्षा कर रहे थे। कुछ लोग सिक्के भी फेंक रहे थे और संभ्रांत परिवारों के कुछ लोग वे सिक्के उठा रहे थे। उनका कहना था कि ताबीज बनाकर अपने बेटों के गले में बांधेंगे ताकि उनमें भी जतिन दास जैसे ही देश प्रेम और त्याग के संस्कार आ सकें। दिल्ली गेट पर जनसभा हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद आलम ने की। उन्होंने और डॉक्टर गोपीचंद भार्गव ने लेजिस्लेचर काउंसिल से त्यागपत्र की घोषणा की। आखिरकार जतिन दास के पार्थिव शरीर को रेलवे स्टेशन ले जाया गया और 14 सितंबर 1929 को भोर से बहुत पहले ही हजारों लोग जतिन दास के प्रिय गुलाब के फूल लिए उनके अंतिम दर्शन के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। भीड़ इतनी थी कि रेलवे वालों को प्लेटफॉर्म टिकट बेचना बंद करना पड़ा। तब लोगों ने अगला स्टेशन जो कि लाहौर कैंट था उसका टिकट खरीदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो भी बंद करना पड़ा। दोस्तों, लाहौर से डिफेंस कमेटी के सदस्य बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला देवी
और दुर्गा भाभी भी जतिन दास की अंतिम यात्रा में कोलकाता तक गए। दिल्ली में बड़ा अद्भुत दृश्य था। रेल के पहुंचने से बहुत पहले ही हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच चुके थे। रेलवे स्टेशन, आसपास की सड़कें, पार्क, सभी जगह जनसैलाब था। चूंकि दिल्ली स्टेशन पर रेल को कुछ देर रुकना था, इसलिए वहां एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। जब रेलगाड़ी चलने लगी तो दुर्गा भाभी ने किरण दास को चुपके से बताया कि इस रेल में जतिन दास के 2 फरार साथी भी सफर कर रहे हैं। वे तुम्हें चुपचाप मथुरा स्टेशन पर मिलेंगे। और जब गाड़ी मथुरा स्टेशन पर पहुंची तो किरण दास ने देखा कि क्रांतिकारी दल के सबसे वरिष्ठ साथी, सम्मानित नेता चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण वोहरा वेश बदलकर अपने प्रिय साथी जतिन दास को अंतिम विदाई देने सामने खड़े थे। दोनों ने किरण दास को गले लगा लिया। आजाद का कलेजा फट रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि आंसुओं को पी गए। जब रेलगाड़ी आगरा पहुंची तो दोनों क्रांतिवीर उतर गए। आजाद को यह जानकर बहुत दुख हुआ था दोस्तों कि गांधी जी जो उन दिनों आगरा में ही डेरा डाले हुए थे, रेलवे स्टेशन तक नहीं आ सके, जबकि कांग्रेस के सभी स्थानीय नेता और हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर जतिन दास जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। टुंडला और शिकोहाबाद में भी भारी संख्या में रेलवे स्टेशन पर लोग पहुंचे थे। कानपुर में रेलगाड़ी रात लगभग 3 बजे पहुंची और यहां भी अभूतपूर्व दृश्य था। जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और बालकृष्ण शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू ने झुकते हुए जतिन दास के चरणों को छुआ और फिर वे स्वयं को नहीं रोक पाए। आंखों से निर्मल जल की धारा बहने लगी। वहीं विजय कुमार सिन्हा और अजय कुमार घोष, दोनों साथी क्रांतिकारी, उन्हीं के साथ जेल में बंद थे। उनकी बूढ़ी माएं तो ऐसे फूट फूट कर रो रही थी जैसे उनके अपने ही बेटे की लाश सामने रखी थी। इलाहाबाद में भी भारी भीड़ थी। वहां 12 साल की इंदिरा प्रियदर्शनी भी बाल सेना के साथ जतिन दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेने खड़ी थी। शचेंद्र नाथ सान्याल की पत्नी प्रोतिवा सान्याल भी खड़ी थी और बेहद भाव विहल थी। मुगल सराय, गया, गोमोह और आसनसोल में भी यही हाल था। वे रेलवे स्टेशंस जहां रेलगाड़ी को रुकना नहीं था, वहां भी बहुत बड़ी भीड़ थी और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल की गति बहुत ज्यादा धीमी करनी पड़ रही थी। जब रेल हावड़ा पहुंची तो स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी वसंती देवी, कमला नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BC रे, मौलवी शमसुद्दीन अहमद आदि लाखों की संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे। अगली सुबह 7:10 पर केवरतला शमशान घाट के लिए अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। वो दृश्य बड़ा अद्भुत और अद्वितीय था। मीलों लंबा जुलूस, सभी नंगे पैर, क्या महिलाएं क्या पुरुष। हजारों लोग छतों पर खड़े रो रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जतिन दास की जय हो जैसे नारों से आसमान गूंज रहा था। 1 बजे शव यात्रा केवरातला पहुंची। वहां पहले से ही विशाल जनसैलाब मौजूद था। अर्थी को अंदर लाने में ही 1.5 घंटा लग गया। आसपास के सभी पेड़ों पर लोग चढ़े हुए थे। हालात ये था कि सैकड़ों लोग तो गंगा में तैर रहे थे ताकि वहीं से चिता का दर्शन हो सके। वायसराय ने लंदन भेजे तार में लिखा कि जतिन दास की अंतिम यात्रा में 5 लाख लोग शामिल थे। गैर सरकारी आंकड़े तो मेरे दोस्तों संख्या इससे भी ज्यादा बताते हैं। आखिरकार दोपहर बाद 4 बजे किरण दास ने अपने महान अग्रज जतिन दास की पार्थिव देह को अग्नि के सुपुर्द कर दिया और इससे पहले सुभाष चंद्र बोस ने जतिन के पांव के नीचे से मिट्टी उठाई और अपने ललाट पर तिलक किया। इस तरह
भारत माता का वो वीर सपूत आजादी की राह में अपना सर्वस्व लुटाकर अमर हो गया। आशा है जतिन दास की ये शौर्य गाथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वे लोग जिनको वहम है कि चरखा चलाने से आजादी आई थी वो सच जान सके। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर लीजिए और अपने विचार, अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।